Hello students, today now we discuss electric flux. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे टर्म, डाइपोल से रिलेटेड सारे टर्म। तो वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। उसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स कि जैसे कि सपोज करिए कोई चार्ज रखा हुआ है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं। तो चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं और किसी क्लोज सरफेस से पास होती है, ठीक है ना। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं और सपोज करिए कोई क्लोज सरफेस है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जितनी पास होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास होंगी, इसी को हम लोग बोला करेंगे फ्लक्स। बट इसमें एक कंडीशन होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इसमें एक कंडीशन क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो जा रही हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा, ठीक है ना। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, या फिर ये बोल दे कि ये सरफेस परपेंडिकुलर होगा किसके, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। नॉर्मली कैसा रखा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बेसिकली कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हम इसमें बातें नहीं बताना चाहते आपको, और बहुत कुछ समझना भी नहीं है, ठीक है। बस छोटी सी बात समझनी है कि जब भी किसी क्लोज सरफेस या किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होती हैं, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होंगी उसी को हम लोग बोला करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट एक स्पेसिफिक एरिया होगा, ठीक है ना। उस गिवन सरफेस का क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया होगा। और इसमें एक छोटा सा टर्म आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को पहले समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए ये सरफेस, सपोज करिए दिस इज अ सरफेस। इस सरफेस में अगर हमें बताना हो कि इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे। तो ये थंब किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ गिवन एरिया, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई सा भी सरफेस हो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसी को हम लोग क्या बोला करेंगे, एरिया वेक्टर। कोई भी गिवन सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसको बोलेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। अब ये हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो, ठीक है ना। तो अब एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। अगर अब ऐसे हो तो क्या होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अगर ऐसे होगा तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पीछे चला गया, एरिया वेक्टर एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि आपको याद रखे रहना है कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। ये कोई भी स्पेसिफिक सरफेस है, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ये बातें आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू एनी क्लोज सरफेस विद द नॉर्मल, ठीक है ना। कैसा पास होना चाहिए, नॉर्मल विद द गिवन एरिया, ठीक है। तो अब देखिएगा एरिया वेक्टर के हमेशा कैसा पास होना चाहिए, परपेंडिकुलर पास होना चाहिए, ठीक है ना। बट कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली हम छोटा सा फार्मूला कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज ये देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई है सरफेस, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में सरफेस कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। तो इसका जो डेफिनेशन बना है, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, यही वाला सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये सरफेस ऐसे रखा हुआ, और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, अगर इस सरफेस के बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच एंगल तो 0 डिग्री बनेगा। बट यहाँ पे देखिए पहले फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ई डॉट डी एस, ये पहले अपना फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। ई डॉट डी एस, या कुछ लोग ई डॉट ए भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ई डॉट ए बोलिए, ई डॉट डी एस बोलिए, या ई डॉट एस बोलिए, ठीक है ना। अभी तो जितने मैक्सिमम सरफेसेस से पास हो जा रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द गिवन एरिया, ठीक है ना। गिवन एरिया उसके साथ कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल इन द सेंस, जैसे सपोज करिए, अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसका और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा
ये सरफेस ऐसे ना रख के यहाँ से कुछ एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ एंगल पे रखा हुआ, तो यहाँ पे सपोज करिए थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब देखिए यही सरफेस है ना, यही सरफेस है, ये देखिए यही सरफेस है। इसका एरिया वेक्टर पहले ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में था। अब एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर लाइन, देखिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम कंसिडर करें तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। डीएस कैप से या ए कैप से रिप्रेजेंट करते इसके बीच एंगल कितना बनने लगा, थीटा। तो हमेशा किस डायरेक्शन में लेना है, अलोंग द एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो ई को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे तो ई का डीएस के कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डीएस, ठीक है ना। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये थीटा जो होगा यहाँ से अगर हम कन्वर्ट कर ले तो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ये फ्लक्स हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ये जो थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके किसके बीच में एंगल होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ये ऑलवेज याद रखे रहना आपको कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये जो थीटा होगा। देखिए बहुत लोगों के मन में सवाल उठते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा डेफिनेशन बनाया गया है, बेसिकली इस वाली लाइन पे डेफिनेशन बनाया गया है, ठीक है ना। हमारा जो डेफिनेशन बनाया गया है इस वाली लाइन पे डेफिनेशन बनाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस नॉर्मली विद द गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होनी चाहिए, नॉर्मल पास होना चाहिए, किससे, गिवन एरिया से। बात समझ में आ रही है ना। हमेशा की बात नहीं है, तो हम कंपोनेंट भी तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को किस कंपोनेंट में ब्रेक, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डीएस यानी कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं, डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि ये जो सरफेस होगा वो नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब बात बताइए, ये अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो ये बताइए ये सरफेस अब इससे कितना एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे है कि नहीं, तो यानी कि यहीं से ये नॉर्मली होता है, ठीक है। डेफिनेशन याद रखिएगा, I इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा अगर बात करें कि इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करें या यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंटू मीटर स्क्वायर। ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट तो वोल्ट मीटर भी आ जाएगा। इसके दो यूनिट होते हैं फ्लक्स के, वोल्ट मीटर, न्यूटन पर कूलम, मीटर स्क्वायर। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि हम उसको क्वांटिटी में बता रहे हैं ना कि 40 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है, 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है। देखिए सपोज करिए कि आपका एरिया गिवन एरिया है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे रखेंगे इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे जा रही हैं, ऐसे। तो बताइए दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या अगर ऐसे हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पास होगा इससे एक भी नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। अगर हम अब इसको ऐसे रख दें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास जा रही है, ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जूम करिए, ऐसे निकल रही, इस डायरेक्शन आज से आ रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या जितना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी पास होगी, नहीं। देखिए कम होती चली जाएगी कि नहीं। देखिए पहले 2 4 पास होती थी, अब कितनी सिर्फ पास हो रही है, 1 2, बेसिकली 2 तो ऊपर वाला कट गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ऐसे निकल गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कम पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अगर कम पास हो रही है तो फ्लक्स भी कम होगा, ठीक है ना। बातें सबको समझ में आ रही है। तो हमेशा सरफेस को अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गेन करना है तो हमेशा सरफेस को नॉर्मल रखना, सरफेस को नॉर्मल रखेंगे, सरफेस को नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सरफेस को नॉर्मल रखना। लेकिन एरिया वेक्टर देखिए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर। अब देखिए सरफेस बहुत सारे इरेगुलर भी होते हैं, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस कंडीशन में हम सबको अलग अलग बाय पार्ट
उसको सॉल्व करते हैं, क्लोज इंटीग्रल लगा के उसको अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, देखिए सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे पास हो रही है किसी क्लोज से, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे सरफेस कुछ इरेगुलर शेप का है, ठीक है, इरेगुलर शेप का है, रेगुलर शेप का नहीं है। एक बात बताइए, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर क्यों निकल रही है? इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस वाले सरफेस का नॉर्मल के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मल ऐसे होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, यानी कि ds क्या, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इससे अलग थीटा एंगल बनाएगा। इसके बारे में बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही निकल रही है, बट इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? देखिए ये सरफेस है बाबू, देखो देखो ये सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे टाइप का बनता होगा, तो यहाँ से कुछ अलग एंगल बनाएगा, यहाँ से कुछ अलग, यहाँ से कुछ अलग, यहाँ से कुछ अलग, यहाँ से कुछ अलग, हर जगह से अलग अलग एंगल बनाएगा, θ1 θ2 कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। या सपोज करिए कि अगर हम आपसे कहें कि ये सपोज करिए सिलेंडर है, ठीक है ना, दिस इज अ सिलेंडर। अब देखिए अगर हम ये बोले कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे पास हो रही है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे पास हो रही है तो इस वाले सरफेस के थ्रू अगर हम बात करेंगे, ये वाले सरफेस के थ्रू, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस वाले सरफेस के थ्रू बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। इस वाले सरफेस के थ्रू बात करेंगे तो इसमें देखिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे, तो इस वाले सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इस वाले सरफेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इसके थ्रू इन दोनों के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों के थ्रू होगा, वो भी एक में इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले में इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात सबको समझ में आ रही है? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको और बताते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, ये एक सरफेस है, ये और ये भी, और ये नीचे वाला भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए अगर ऐसे निकल जा रही है, ऐसे इसको रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रही है तो इस वाले सरफेस से तो मैक्सिमम एरिया वेक्टर, इस वाले का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे, इस डायरेक्शन में। इस वाले का देखिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी इस डायरेक्शन में। इस वाले सरफेस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है और एरिया वेक्टर कैसा, परपेंडिकुलर। इस वाले के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर आपकी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फिर से 90 डिग्री। इस वाले के बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जैसा एक जैसा अगर सिमेट्रिकल वाला होगा उसको एडअप करके एक तरफ लिख देंगे। एक मान लो बहुत सारे सरफेसेस हैं, उसमें से दो ऐसे सरफेसेस हैं जो एक जैसा एंगल बना रहे हैं, तीन ऐसे सरफेसेस जो एक जैसा एंगल बना रहे हैं, तो सबको एक कैटेगरी में रखकर उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो फ्लक्स टोटल निकल आएगा, टोटल थ्रू आउट द सरफेस। बात समझ में आ रही है? तो अभी बहुत आसान हो जाएगा, अभी तो कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें निकालना हो तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट, ये क्लोज इंटीग्रेशन का साइन है, इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बना देते हैं, और इसका लगा देने का मतलब होता है कि क्लोज सरफेस, कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस। ई डॉट डी एस पहले वाले के थ्रू सरफेस S1 मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे देख लो ई डॉट डी एस, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी और ये भी, ठीक है ना, सरफेस S2, ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। सारे सरफेसेस के थ्रू अलग अलग एडअप कर लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस। अब पढ़ते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए गॉस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना याद रखिएगा आप लोग, पेपर नहीं बनता है, ठीक है ना, हर हाल में पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं यहाँ से। बिल्कुल आप पढ़िएगा इसको ज़रा सा, क्योंकि इसको पढ़ लेने के बाद चीज़ें हमें और भी आसान लगने लगती हैं, और आगे चलकर आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में हमें ये हेल्प करेगा, ठीक है ना, समझने में।
अभी मैक्सवेल जब सेकेंड टर्म में आएंगे तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि चार्जेस को कैसे जीरो रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने पे चार्जेस भी जीरो होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और है बहुत आसान, कुछ करना होना नहीं है, ठीक है। गॉस थ्योरम में बड़ा अजीबोगरीब डेफिनेशन लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये याद भी नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो ये काफ़ी आसान तरीके से याद हो जाता है। पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए कि +Q कोई चार्ज रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही होंगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अगर निकल रही हैं किसी भी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अगर निकल रही हैं, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में प्लस चार्ज से निकलेगा। तो गॉस ने कहा कि आप एक इमेजिनरी सरफेस बना लीजिए, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जैसे हम लोग बोलते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जाए जिसमें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो सके, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि कोई सा भी एक क्लोज सरफेस बना दो, कोई सा भी एक क्लोज सरफेस बना दो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम से मैक्सिमम पास हो सके, ठीक है ना। तो पहली बात कंडीशन ये हुई कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करता है। ज़रूरी नहीं कि रेगुलर सरफेसेस हों, इरेगुलर सरफेसेस भी होंगे तो ठीक है ना। बट आगे चल के देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम कुछ होती है, कैसे उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, इस वजह से हम सिमेट्रिकल लेते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं। तो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमें पता है कि जब भी किसी क्लोज सरफेस से पास होती है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उन्होंने चार्ज के अराउंड एक सरफेस बना दिया, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होती हो। वो इमेजिनरी सरफेस चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ठीक है ना, वो बाद में देखा जाएगा कि सिमेट्रिकल उन्होंने बनाया, ठीक है ना, रेगुलर हो या इरेगुलर। तो गॉस लॉ किसके लिए होल्ड करता है, रेगुलर सरफेस या इरेगुलर, दोनों के लिए, ठीक है ना, ये दोनों की कंडीशन के लिए होल्ड करता है। तो उन्होंने क्या कहा, तो देखिए कोई सा भी क्लोज सरफेस इन्होंने बनाया, इसके बाद देखिए तो उनका कहना क्या था कि उनका कहना यह था कि कोई सा भी अगर क्लोज सरफेस है, इसमें अगर हमने सपोज करिए कि कोई सा भी एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस चार्ज के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल जितना चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है। सपोज करिए कि +Q यहाँ पे अगर एक अकेला Q चार्ज रखा हुआ और एक Q चार्ज यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो दोनों चार्जेस को ऐडअप कर दीजिए, और ऐड करके ε0 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो हमें क्या दे देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। मीन्स इनका कहने का सिंपल सा ये फंडा था कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स, ठीक है ना, या 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। इसको हम लोग फ्लक्स भी तो बोलते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल। इस इंटीग्रेशन में अगर ऐसे सर्किल लगा देते तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई सा भी क्लोज सरफेस है। इस इंटीग्रेशन में सर्किल लगाने का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। नॉर्मल इंटीग्रेशन तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट सर्किल लगाने का मतलब क्या होता है, क्लोज सरफेस। कैसा सरफेस है बाबू, क्लोज सरफेस, ठीक है ना। बार अभी हमने पढ़ा था क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds हमें क्या देता है, फ्लक्स। तो देखिए इनके थ्योरम को जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0। इसको बेसिकली हम लोग पढ़ते ऐसे और लिखते भले ही कुछ किसी भी तरीके से, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर यहाँ पे 2Q चार्ज होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 2Q। अगर यहाँ पे 3Q चार्ज होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3Q। यहाँ पे 4Q चार्ज होता तो कितना लिखते हैं, 4Q। तो हम ना एक बेसिकली कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी हम एक ही चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे चार्ज को कि जो कि सरफेस के अंदर हो, इसके अंदर हो, सरफेस के अंदर हो, सरफेस के बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना। सपोज करिए यहाँ पे भी +Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस बाहर वाले चार्ज के थ्रू इस वाले
में हमें टोटल फ्लक्स काउंट नहीं करना है, क्योंकि देखिएगा सिर्फ इनसाइड जो चार्जेस रखे हुए हैं सिर्फ उसी के थ्रू हमें फ्लक्स काउंट करना है, ठीक है ना। पहले तो ये फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला देखने के बाद इसको ज़रा याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है और सीधा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, जितना चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है ε0 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपको क्या दे देगा, टोटल फ्लक्स दे देगा। कितना आसान था, गॉस लॉ, ठीक है ना। उन्होंने कैसा सरफेस बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस वो रेगुलर सरफेस की या इरेगुलर दोनों के लिए होल्ड करता है, ठीक है ना। इससे ये मैटर नहीं करता कि वो रेगुलर है या इरेगुलर सरफेस है। बट ये बात याद रखनी है हम लोग को कि जो चार्जेस हैं वो सिर्फ इनसाइड द सरफेसेस काउंट करने हैं, बाहर वाले चार्जेस को, आउटसाइड वाले चार्जेस को कंसीडर नहीं करना है। तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा कुछ बात को और समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने पहले लिखा है इट ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये क्या है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। पहले क्या आपने बताया, इट ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये किसी भी सरफेस के लिए होल्ड करता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए इट ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, ऑल द चार्जेस इनसाइड कंसीडर, जो भी चार्जेस अंदर होंगे सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाएगा, बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। चार्जेस आउटसाइड मेक द फ्लक्स बट नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए कि कोई चार्ज यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं, बाहर क्यों निकल रही है ना, सिर्फ बाहर की ओर ही जा रही हैं। अब देखिए कोई चार्ज अगर बाहर रखा हुआ है तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जाएंगी, ऐसे पास होंगी, तो देखिए जितना अंदर आ रही है उतना ही बाहर जा भी तो रही है। देखिए यहाँ से इनसाइड, यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड। तो बताइए तो क्या इसके थ्रू टोटल फ्लक्स काउंट किया जाएगा, टोटल फ्लक्स काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें जब भी हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पासेस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास हो रही किसी क्लोज सरफेस से, यहाँ पे तो आ भी रही है, बात समझ में आ रही है ना, यहाँ से आ रही है और यहाँ से बाहर भी निकल रही, ठीक है ना। तो भले ही आउटसाइड चार्जेस वाला, आउटसाइड चार्जेस भले ही सरफेस में फ्लक्स बनाता हो उससे मैटर नहीं करता, बट हमें कौन सा फ्लक्स कंसीडर करना है, बट नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड। हमें नेट फ्लक्स कहाँ से काउंट करना है, इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द सरफेसेस, याद रखिएगा। इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे फॉलो करता है, क्योंकि इसका जब हम प्रूफ देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स लॉ को कैसे फॉलो करता है। तो 2 लाइन का इसका प्रूविंग है, देख लेते हैं कि इसकी प्रूविंग क्या कहती है, ठीक है ना। इसको प्रूव भी कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ से प्रूव होता है। देखिए सपोज करिए कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, इसके चारों ओर हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस वो भी सिमेट्रिकल सरफेस बनाया है, कैसा सरफेस बनाया है, सिमेट्रिकल सरफेस बनाया है। तो हम इसको अच्छा इसको इरेज करते हैं, फिर से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए हाँ देखिए इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ करना होना कुछ नहीं। इस बार के पेपर में भी आया था गॉस लॉ का प्रूफ, ठीक है ना। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है और इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को एकदम स्किप करिएगा, ठीक है। इधर देखिए कि सपोज करिए कि हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा, उसके चारों ओर हमने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। देखिए सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल दोनों हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सिमेट्रिकल बनाएंगे, जिसकी वजह से हमें आसानी हो, जिसकी वजह से हमें क्या हो, इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकें। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज है और हमने एक गॉस ने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाया, वो कैसा था, सिमेट्रिकल, कैसा सरफेस था, सिमेट्रिकल इन द सेंस कि प्लस क्यू चार्ज से
आर डिस्टेंस पे सारे जगहों पे, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, एक जैसा हो। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो पूरे सरफेस पे कहीं पे भी जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू चार्ज है और डिस्टेंस सबका इक्वल है, ठीक है ना। तो कंसिडर एन इमेजिनरी सरफेस इन द शेप ऑफ स्फीयर सच दैट प्लस क्यू लाइज एट द सेंटर। प्लस क्यू चार्ज को हम कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, सेंटर पे कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ई, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि अब हम यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है बाबू। देखो जरा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें प्लस क्यू चार्ज से बाहर क्यों निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें प्लस क्यू चार्ज से बाहर क्यों निकलेंगी, इसको और थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें प्लस क्यू चार्ज से कैसे निकलेंगी, बाहर क्यों निकलेंगी। अब देखिए इसका एरिया वेक्टर, सपोज करिए कि एक आप जस्ट लाइक अ फुटबॉल आप कंसिडर करिए, जस्ट लाइक अ फुटबॉल, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक अ बलून, ठीक है, उसमें जो सरफेस एरिया होगा, एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया, ये बैलून टाइप का अगर इसका शेप है पूरा, ये पूरा ऐसा शेप है, ठीक है ना। हम सिर्फ अपर पार्ट के बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर। इधर के एरिया वेक्टर के बारे में बात करें तो इधर होगा, इधर के बारे में बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा, यानी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना। ये बताइए, इसको 3D में आप एज्यूम करिए, इसको बाबू किस में एज्यूम करिए, 3D में। बहुत सारे बच्चे सर्किल समझने लगते हैं, ठीक है ना, दिक्कत होने लगती है। ये 3D है, 3D में आप एज्यूम करिए तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार ऐसे है ना, ऐसे चारों तरफ है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, या नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी कि डीएस एरिया वेक्टर, डीएस कैप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखिए आपको लगेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बस याद रखे रहिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, ये कोई बैलून है, आप सोचिए कि आप बैलून के अंदर है, ठीक है ना, आप बैलून के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप देखिए तो बैलून से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर क्यों निकलेंगी, और बैलून के बाहर भी इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, बाहर क्यों निकलता हुआ नजर आएगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। तो हम स्मॉल फ्लक्स इससे देख लेते हैं, इससे कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, फ्लक्स होगा ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इस पॉइंट, इस क्लोज सरफेस से, जो छोटा सा क्लोज सरफेस माना है, इससे छोटा सा फ्लक्स होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हम बोले छोटे से फ्लक्स के थ्रू देखते हैं, छोटे से सरफेस के थ्रू देखते हैं, छोटा से सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना, d5, ठीक है ना। तो d5 इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस आएगा, और दोनों के बीच एंगल कितना, ये थीटा किसके किसके बीच एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है ना। याद रखिएगा 0 डिग्री एंगल बना, cos 0 की वैल्यू 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ये तो हर जगह पे थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट है। इसको बाहर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लिया, यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ ds, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, ds। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना रखेंगे, 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, और ds इस मतलब इस स्फीयर का सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², कितना होता है, 4πr²। यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल आउट, 4π से 4π कैंसिल आउट, क्या बचा बाबू, q/ε0। तो यानी कि हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया था, ठीक है ना, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था तो यहाँ से d5 कन्वर्ट किस में हो गया था, 5 में कन्वर्ट हो गया था टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन पहला स्टेप ये था हमारा, d5 इक्वल्स टू ई डॉट डी एस था, ठीक है ना, पहला स्टेप हमारा ये था। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया d5 का, तो हमारा क्या निकल गया, फुल 5 निकल गया, तो हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ा, ठीक है ना। तो d5 इक्वल्स टू ई डॉट डी एस पहले था स्टार्टिंग में, तो देन इसको इंटीग्रेट किया तो d5 का इंटीग्रेशन क्या करेगा, फुल 5, और इसका भी इंटीग्रेशन हमने कर दिया। तो 5 इज इक्वल्स टू कितना आया, अपॉन q अपॉन एप्सिलॉन, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, q/ε0। ये प्रूफ है कि नहीं, गॉस थ्योरम का, गॉस थ्योरम का ये प्रूफ है। अब बिल्कुल ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है,
क्योंकि अगर यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इसको निकालना बहुत मुश्किल था। दैट इज वाई ये किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाई इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो याद रखिएगा क्योंकि विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बात समझ में आ रही, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये बातें आप याद रखिएगा। हमारा फार्मूला बेसिकली क्या था, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था ना। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा, जीरो होगा। तो ये मैक्सवेल ने समझाया था। ठीक है ना, सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना, या फर्स्ट टर्म में देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।